वेलकम टू एज एजुकेशन। मैं विवेक श्रीवास्तव आपके सामने फंडामेंटल की क्लास लेकर आया हूं और हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल की अपनी क्लास। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का बेसिक्स हम समझने जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है, स्टोर्ड in its own memory unit that can accept data, manipulate data or produce information from the processing। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है और हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार वो हमें आउटपुट निकाल करके देती है, जैसा कि हम उसको इनपुट कराते हैं और उसके हिसाब से हमें आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों को लेता है इनपुट के माध्यम से, उनको प्रोसेस करता है और हमारे लिए आउटपुट में प्रोसेस की गई एक आउटपुट इंफॉर्मेशन को हमें देता है। तो कंप्यूटर का IQ जो है वो 0 बोला जाता है, जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है यानी जो कंप्यूटर का बुद्धि लगती है वो 0 बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है। कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, इसलिए जो उसका IQ है, जो उसका ब्रेन है, वो 0 होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइसेस दैट कंप्राइज अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आपको पता है कि केवल मॉनिटर या केवल स्क्रीन या केवल माउस से नहीं होता है। तो क्या क्या डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में लगती हैं या किन डिवाइसेस से मिल करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने माउस के जरिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है हमारे पास मॉनिटर है, ये एक वेब कैमरा है जिससे कि हम वीडियो ले सकते हैं। ये हमारा CPU है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसमें यहाँ पर आप देखिए ये जो एरो लगा हुआ है, यहाँ पर ड्राइव्स लगती हैं, जैसे कि CD ड्राइव्स हो गई, DVD ड्राइव्स हो गई और इनके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, वो काफ़ी सारी ड्राइव्स लगती हैं। ये आपका कीबोर्ड है जहाँ से आप डेटा इनपुट डालते हैं। ये माउस है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये स्कैनर है जहाँ पर आप कोई भी कागज़ पे बनी चीज़ या कोई भी इमेज कंप्यूटर के अंदर आप लाना चाहते हैं। ये प्रिंटर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा जो आउटपुट होता है उसको हम हार्ड कॉपी में इसके थ्रू निकाल सकते हैं। और ये स्पीकर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑडियो हम यहाँ पर इस स्पीकर के माध्यम से बाहर आउटपुट में ले सकते हैं। तो इन सारी डिवाइसेस से मिल करके हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है और इन सारी डिवाइसेस को मिला करके हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। अभी यहाँ पर स्पीकर ना होने की स्थिति में भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, प्रिंटर ना होने की स्थिति में भी चलेगा, स्कैनर ना होने की स्थिति में भी चलेगा। बट हमें मिनिमम मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन इसके अलावा जितनी चीज़ें दी गई हैं ये इसके साथ एसेसरीज़ हैं, इनके अपने काम हैं और हर एक काम के लिए इसका जो भी डिवाइस है उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो हमें सिस्टम में लगाना पड़ेगा। और अभी हम इनको 1 बाय 1 करके और डिटेल में पढ़ेंगे। बात ये आती है कि व्हाट डज अ कंप्यूटर डू। कंप्यूटर क्या करता है हमारे लिए? तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म 4 जनरल ऑपरेशंस विच कंप्राइज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अभी कंप्यूटर क्या होता है कि ये 4 प्रोसेस साइकिल है इसके जो ये काम को करता है। सबसे पहला है इनपुट लेना यानी कि निर्देशों को लेना, फिर उनको प्रोसेस करना यानी कि जो लिए गए जो निर्देश हैं उनके अकॉर्डिंगली CPU के साथ प्रोसेस कराना उनको, और उसके बाद उनको आउटपुट में देना, सॉफ्टवेयर आउटपुट यानी मॉनिटर पे देना और हार्डवेयर आउटपुट यानी कि प्रिंटर के थ्रू देना और अपनी मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करके रखना, स्टोरेज। तो ये इसके 4 साइकिल होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो कंप्यूटर ये 4 ऑप्शंस जनरली करता है। आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। तो किस तरीके से ये प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम इनपुट यहाँ पर देते हैं, फिर वो CPU के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट दिखता है। लेकिन इसी प्रोसेसिंग के साथ ये हमारे डेटा को स्टोर भी करता है।
अब डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हम जब भी कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो हमें सुनाई पड़ता है कि डेटा या डाटा, कुछ लोग डेटा डाटा कुछ बोलते हैं। एक्चुअली डाटा जो है, जो डेटा होता है वो एक प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर होता है डाटम, DATUM, डाटम। डाटम मतलब एक डेटा, सिंगल डेटा, और डाटा मीन्स काफ़ी सारा डेटा। तो ये डाटा जो है प्लूरल वर्ड है डेटम का। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या चीज़ होती है और कैसे ये इंफॉर्मेशन के फेज में जाता है और क्या क्या ये करता है। तो ऑल कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स डेटा। सबसे पहले प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को एक डेटा की ज़रूरत होती है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड सिंबल्स। ये एक प्रकार से कच्चे कथन होते हैं या कच्चे तथ्य होते हैं, जो कि फिगर के रूप में हो सकते हैं, सिंबल्स के रूप में हो सकते हैं, नंबर्स के रूप में हो सकते हैं, वर्ड्स के रूप में हो सकते हैं, इमेजेस के रूप में हो सकते हैं, वीडियो के रूप में हो सकते हैं और साउंड के रूप में हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इनपुट कराए जाते हैं जो रॉ फैक्ट्स होते हैं। तो अभी क्या होता है कि हम किसी भी रॉ फैक्ट्स को जब कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, वो डेटा कहलाता है। अब कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर जब इसको मैनिपुलेट करता है, यानी कि प्रोसेस करता है, तो ये हमारे लिए धीरे धीरे मीनिंगफुल होता जाता है और मीनिंगफुल होने के साथ ये डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन इज अ डेटा दैट ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल एंड यूजफुल। जब आप एक रिकॉर्ड को, जब आप एक डेटा को एक सीक्वेंस में लगाते हैं, जैसे कि बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो राम 23 जनवरी 2001, श्याम 20 जनवरी 2002, इस तरीके से करके जब हमने इनको एक एक करके लगाया, तो ये डेटा अब हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज्ड डेटा हमारे पास में है। तो ये ड्यूरिंग द आउटपुट फेज इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड इज पुट इनटू सम फॉर्म विच एज ए प्रिंटेड रिपोर्ट। जब हम आउटपुट में कोई भी चीज प्रिंट कराते हैं तो हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड और एक मीनिंगफुल फॉर्म में प्रिंट कराते हैं, यानी कि हम एक इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराते हैं और वो हमारे लिए एक प्रिंटिंग रिपोर्ट की तरीके से यूज आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाई इज अ कंप्यूटर सो पावरफुल। तो क्यों ये पावरफुल है? तो द एबिलिटी टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल विद द अमेजिंग स्पीड। अभी सबसे बड़ी जो इसकी जो आप इसके लिए कह सकते हैं सबसे इसका बड़ा एडवांटेज है, जो इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है, वो ये है कि इसकी साथ स्पीड बहुत है। यानी कि अगर आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर आप देते हैं तो भी कंप्यूटर से बहुत जल्दी आपको काम करके दे देगा। यानी अगर आप कितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस यहाँ पर कंप्यूटर्स को दें तो भी वो बहुत तेजी से काम करके देता है। तो इसके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड है। दूसरी बात रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबल है। इसके साथ फेलियर होने का, जैसे अगर आप देखें कि आप कैलकुलेटर्स के साथ काम करते हैं तो एक सिंगल बटन गलत दब जाने से आपका डेटा इरेज हो जाता है। अब तो कैलकुलेटर्स में भी मेमोरी आने लग गई है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के जो जनरल कैलकुलेटर्स हैं वो बहुत सिंपल होते थे, उनमें अगर गलती से आपके कोई बटन दूसरा दब गया तो आपका जो प्रोसेस डेटा होता था, यानी जो आपने ऐड करके एक डेटा निकाला होता था, वो चला जाता था। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी कोई चीज़ फेल नहीं होती है। एक बार सेव हो गई तो सेव हो गई। दूसरी चीज़ एक्यूरेसी है, जो आपका कंप्यूटर काम करता है उसको एक्यूरेट करता है, उसको सही करता है, उसमें त्रुटियां नहीं होती हैं। और त्रुटियां ना होने का कारण है कि इसकी अपनी कोई IQ नहीं होती है और ये अपने प्री डिफाइंड मैथडोलॉजी पर कंप्यूटर काम करता है। एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और उनको टाइम टू टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर्स, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज के दौर पे सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। आपको एक फॉर्म भी भरना है तो आप ऑनलाइन भरते हैं और ऑनलाइन फॉर्म्स वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप भर रहे होते हैं उनके पास उसकी इंफॉर्मेशन पास आउट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है।
पहले उस काम के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता था, एक टाइम पर एग्ज़ाम देना पड़ता था, बट अभी क्या है कि आपको बहुत सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। अभी आपने कुछ फेस पहले कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि सब कुछ ऑनलाइन, एग्ज़ाम ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और आप अपने घर से ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर्स, यानी कि ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स कंप्यूटर को बहुत पावरफुल बनाते हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू? कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसे कैसे क्या करना है? तो इस मस्ट बी गिवन डिटेल्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर दैट टेल्स इट एग्जैक्टली व्हाट टू डू। अभी क्या है कि कंप्यूटर्स को कोई भी काम करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आपने नोटपैड खोला तो आपने क्या किया कि आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे गए, प्रोग्राम्स में गए और आपने नोटपैड को ढूंढा और ढूंढ करके आपने उस पर क्लिक किया, तब आपके सामने नोटपैड खुल करके आ गया। यानी कि आपने एक इंस्ट्रक्शंस को सेट फॉलो किया और उसके बाद आपके सामने वो नोटपैड खुल करके आया। ऐसा नहीं हुआ कि आपने मन में सोचा कि नोटपैड खुल जाए और कंप्यूटर के सामने बैठने पर कंप्यूटर ने नोटपैड खोल दिया। तो इसको जो भी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। Before processing a specific job, the computer program corresponding to that job must be stored in memory. कोई भी जॉब को प्रोसेस करते समय या उससे पहले कंप्यूटर इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी आपने काम छोड़ा है या जो भी काम आपका चल रहा है वो मेमोरी में स्टोर हो गया है कि नहीं हो गया। लाइक आप कंप्यूटर अगर बंद कर देते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बंद करते हैं तो आप देखिए अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो क्या करता है, एक डायलॉग बॉक्स देता है आपके सामने और आपसे कहता है कि डू यू वांट टू सेव। आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, यस, नो और कैंसिल। यस का मतलब हाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं, नो का मतलब आप नहीं करना चाहते और नो करते ही वो बगैर सेव करे आपको वहां से बाहर लाता है। तो कंप्यूटर भी आपको टाइम टू टाइम ये याद दिला देता है कि हाँ आपको इस काम को सेव करना है कि नहीं करना है। वंस द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, कंप्यूटर कैन स्टार्ट द ऑपरेशन बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द अदर। अभी क्या होता है कि एक बार आपका जो भी सेव डाटा है उसके बाद आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से निरंतर ये प्रक्रिया चालू रहती है और आपका पुराना किया गया काम जो कि आपने सेव किया है वो कंप्यूटर के अंदर सेव रहता है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उनको रिकॉल कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। What are the primary component of the computer? कंप्यूटर का जो मेन, मैंने आपसे बोला ना कि वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो यहाँ पर आपको बता रहा है सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिन सभी के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कराया जाता है। अभी हम इस डिवाइस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक इस तरीके की यूनिट होती है जो कि हर तरीके के डिवाइसेस से कम्युनिकेट कराती है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और इसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं, कुछ कैशे मेमोरी प्रोसेसर्स की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी हम आगे के सेक्शंस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज़ हो गई मेमोरी। मेमोरी आपका पता ही है कि कंप्यूटर के पास जो उसका कीवर्ड, जो आप उसका की स्ट्रोक कह लो या उसका मास्टर फंक्शन कह लो, वो उसका मेमोरी है। तो मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम 1 to 1 करके पढ़ेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो वो जो प्राइमरी कंपोनेंट हैं कंप्यूटर्स के वो ये 5 हैं और इनके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी आगे और भी डिटेल करना। तो हमने क्या किया कि हम आगे की तरफ बढ़े। तो आप देखिए कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि इसने दिखाया है कि जो CPU है, CPU के अंदर जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर यहाँ पर इसने 2 यूनिट्स दिखाई, एक CU का मतलब कंट्रोल यूनिट और एक ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसके बाद इन्होंने मेमोरी दिखाई और उसके बाद स्टोरेज डिवाइस दिखाई। तो स्टोरेज डिवाइस भी मेमोरी है और मेमोरी तो मेमोरी है ही है, बट ये जो मेमोरी है ये क्या काम करती है। और इसके बाद आपने देखा कि इनपुट डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ है। तो इनपुट डिवाइस से जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस इनपुट कराते हैं तो वो इस हिस्से में पहले कैसे काम करती है और उसके बाद ये कैसे आउटपुट में दिखाई पड़ता है, इन सारी चीज़ों को अभी हम
देखेंगे आगे। लेकिन आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो हमारा इनपुट किया हुआ डेटा होता है वो सबसे पहले एक टेम्परेरी मेमोरी के पास जाता है और वहाँ स्टोर होता है। उसके बाद ये यहाँ पर कंट्रोल यूनिट उसको प्रोसेस कराता है कि वो उसका क्या प्रोसेस है, और उसके बाद अगर हम इसको परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो हम स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करा देते हैं, और स्टोरेज डिवाइस के स्टोर पे कराने के बाद फिर ये मेमोरी में आता है और मेमोरी से ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। तो ये पूरा एक साइकिल होता है। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं और हमारे सामने कोई चीज़ आउटपुट में आती है तो इस बीच में इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस साइकिल होता है, जिसको अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी यहां पर बात आती है कि द बेसिक पार्ट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एज फॉलोज, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिनके बगैर कंप्यूटर, कुछ ऐसे पार्ट जिनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं कर सकता, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 है हमारे पास प्रोसेसर। प्रोसेसर आपको पता है, आज की डेट में आपने नाम सुना है i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, कोर डुओ प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर। तो यहां पर क्या है, प्रोसेसर वो चीज होती है जो दिए गए इनपुट्स पर, इंस्ट्रक्शंस पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कुछ प्रोसेस कराता है। तो ये प्रोसेसर का काम है। मेमोरी यूनिट कई प्रकार की हमारे कंप्यूटर्स में होती है, ठीक है। कुछ प्राइमरी मेमोरी होती है, कुछ सेकेंडरी मेमोरी होती है, कुछ सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है। तो मेमोरी का काम है स्टोर कराना, कहीं की भी मेमोरी हो, वो छोटे लेवल पे स्टोर करा रही हो, बड़े लेवल पे स्टोर करा रही हो, परमानेंट स्टोर करा रही हो, लेकिन मेमोरी का काम है स्टोर कराना। तो मेमोरी सेक्शन में हम हर तरीके की मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मदरबोर्ड की बात आती है। तो जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का एक मेन बोर्ड होता है, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट आकर के फिट होते हैं, या कोई भी चीज अगर कनेक्ट करी जाती है कंप्यूटर में तो वो उसका कोई ना कोई सॉकेट ऐसा होता है जो मदरबोर्ड में जाकर के कनेक्ट होता है। इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। एक ऐसा बोर्ड जो कि जिसको सब संभालते हैं। हमारे घर में जैसे मदर सब चीज संभालती हैं, उसी तरीके से ये मदरबोर्ड है, ये मेन बोर्ड है जो सारी चीजों को संभालता है, तो इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। फिर आती है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस भी मेमोरी का एक पार्ट है, और स्टोरेज डिवाइसेस हम अलग से कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, और ये हार्ड डिस्क के रूप में होती है, और ये परमानेंट स्टोर करती है और बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स कह लीजिए, या वो सारे आप डिवाइसेस बोल दीजिए जो इनपुट कराने का काम कर रहे हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कीबोर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, मॉनिटर आपके माउस के फॉर्म में हो सकते हैं, वो स्कैनर के फॉर्म में हो सकते हैं, वो लाइट पेन के फॉर्म में हो सकते हैं, जॉयस्टिक के फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन उनका काम है कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को भेजना। तो अभी इनपुट डिवाइसेस कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस एक इस तरीके का यूनिट होता है जो कि हमें आउटपुट दिखाता है, जिसमें मॉनिटर सभी लोग जानते हैं, लेकिन मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आउटपुट केवल करती हैं वो सब हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि स्पीकर ऑडियो का आउटपुट करता है, मॉनिटर ग्राफिक्स का आउटपुट करता है, इस वीडियो का आउटपुट करता है। तो ये सारी चीजें हम आउटपुट की डिवाइसेस के सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन हमें कंप्यूटर को चलाने के लिए इतने पार्ट्स हमारे पास जरूर से जरूर होने चाहिए। तो ये बेसिक पार्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर जिनके बगैर काम नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर्स का ठीक है कहाँ यूज होता है, हम इनके बारे में भी थोड़ा सा जाने। तो देखिए घर में आज की डेट में तो आप देखिए कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने घर से ही सारा काम करते हैं, लेकिन उनको अपनी रिपोर्ट्स भेजनी होती है तो कंप्यूटर के थ्रू, एक्सेल के थ्रू, मेल के थ्रू वो भेजते हैं। बैंक में आप चले जाइए, सारा कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं घर में जिसमें आज की डेट में आप देखिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी कंप्यूटर पे हो रही है, ठीक है। आप कंप्यूटर्स में घर पे आप कंप्यूटर्स को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। ऑफिस में अगर आप देखें तो ऑफिस में भी आज की डेट में कुछ भी ड्राफ्ट करना होता है, कोई अकाउंट्स करना होता है, हमें स्टॉक कंट्रोल करना होता है, हमें ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना होता है, तो हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत है हर जगह पे। और अगर आप देखें
तो आप पाएंगे कि अकाउंट्स के सेक्टर में, गेम्स के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ऑनलाइन बैंकिंग के सेक्टर्स में, आप सुपरमार्केट्स में चले जाइए, आप देखें कि आप इंटरनेट अगर यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है और कंप्यूटर आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर्स का प्रयोग आज की डेट में सभी जगह पे है और सभी जगह पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात यह आती है कि जिस डिवाइस का प्रयोग सभी जगह पे किया जा रहा है वो आई कैसे, वो बनी कैसे। तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास के माध्यम से। तो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, अगर हम हिस्ट्री बात करें तो कंप्यूटर का इतिहास क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर आया, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत उस इतना एडवांस फॉर्मेट में नहीं आई होगी, उसका कहीं कोई ना कोई एक बेसिक रूप रहा होगा जब लोगों ने उसको सोचा होगा कि उसको कैसे बनाना है। तो कंप्यूटर कैसे किसके दिमाग में आया बनाने की बात। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर किसी के दिमाग में नहीं आया था बनाने के लिए। पुराने समय पे एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश करी जा रही थी जहां से जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सके, यानी कि कैलकुलेशंस किया जा सके। तो क्या हुआ, बहुत पहले लोग लाइनें खींचते थे जमीन में जोड़ने के लिए, रस्सियों पे गांठ बांधते थे, क्वीपा बोलते हैं इसको। तो क्वीपा के थ्रू जोड़ने की कोशिश करते थे। बट लोगों का जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें लोग सोचते रहते हैं कि नए नए डेवलपमेंट्स आए, उस समय भी लोग बहुत सोचते थे। और तब आपके सामने ग्रीक्स, रोमन और चाइनीज लोगों ने मिल करके एक मशीन डेवलप करी जिसका नाम था एबाकस। ये जो एबाकस था ये 1200 एडी में डेवलप हुआ और आप देख रहे हैं कि इसमें इस तरीके से बीट्स पड़ी होती हैं और इन बीट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। आज की डेट में आप इसको बच्चों का स्लेट जानते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशंस के लिए आज भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय कंप्यूटर का जो रूप था या कंप्यूटर के बारे में जब सोचा भी नहीं था किसी ने, तो पहली जो मैनुअल डिवाइस बनी थी वो एबाकस थी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आज तक डिवाइसेस बनी हैं वो 3 कैटेगरीज में बनी है, मैनुअल, मैकेनिकल और ऑटोमेटिक। आप कहते हो कि ऑटोमेटिक और मैकेनिकल और मैनुअल में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि एक मशीन में कार्य को संपादित करने के लिए 3 हिस्से होते हैं। पहला इनपुट कराना, दूसरा प्रोसेस कराना और तीसरा आउटपुट लेना, यानी कि प्रोसेस डेटा होना। तो जो मैनुअल मशीन्स होती हैं उसमें इनपुट भी यूज़र करता है, प्रोसेस भी यूज़र करता है और रिजल्ट भी यूज़र निकालता है। जैसे कि इस मशीन में आप देख लीजिए कि अगर कैलकुलेट कुछ भी करना है तो उसका इनपुट यूज़र करेगा, प्रोसेस भी जोड़ेगा भी यूज़र और रिजल्ट भी यूज़र ही बताएगा। तो इसके तीनों पार्ट पर यूज़र काम कर रहा है, इसलिए ये एक मैनुअल डिवाइस हुई। लेकिन मैकेनिकल डिवाइस वो होती है जिसमें यूज़र इनपुट करता है, यूज़र प्रोसेस करता है, लेकिन रिजल्ट जो निकालता है वो मशीन निकालती है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए टाइपराइटर में यूज़र टाइपिंग कर रहा है, पेपर लगाता है, इनपुट कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, लेकिन जो प्रिंट होकर के आ रहा है वो मशीन निकाल रही, तो वो एक मैकेनिकल मशीन हो गई। और आउटपुट ऑटोमेटिक वो होती है जैसे कि जहाँ पर आपने केवल यूज़र ने इनपुट किया, जैसे कि आज की डेट में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आती हैं कि आपने केवल कपड़े डाल दिए और आपने उसके अंदर उसका जो भी रॉ मटेरियल से आपने पानी से कनेक्ट है वो आपने उसका वॉशिंग पाउडर डाल दिया और उसके बाद उसको एक नंबर पे सेट करके आप छोड़ के चले आए। और वो क्या करेगा, आपने इनपुट कराने का काम किया, बट प्रोसेसिंग यानी वो मशीन को पूरा चलाएगा, हर स्टेज पर जब पानी की ज़रूरत होगा वो पानी लेगा और उसके बाद साफ पानी लेके धुल भी देगा और उसके बाद उसको सुखा भी देगा कपड़ों को और लास्ट में वो बंद हो जाएगी। तो प्रोसेसिंग का काम भी उसने किया और आउटपुट निकालने का भी काम किया। तो मशीन्स 3 प्रकार की होती हैं, मैनुअल, मैकेनिकल और ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मशीन थी एबाकस, ये एक मैनुअल डिवाइस के अंतर्गत आती थी। दूसरी जो डिवाइस आई वो आई 1642 में। ब्लेस पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने
मैकेनिकल मशीन डेवलप करी और इसका नाम इन्होंने रखा पास्कलिन। अब पास्कल की मशीन अपनी मशीन के अपने नाम के अनुसार ही इन्होंने इसका नाम भी रखा। तो आप देख लीजिए इस मशीन में दिखाई पड़ रहा है कि कुछ इस तरीके से ये छल्ले हैं और ये जैसे घड़ी के जो अंदर का एक मैकेनिज्म होता है उस तरीके से ये काम करते हैं। जब ये छल्ला पूरा एक चक्कर घूमता था तो ये एक पे आता था, फिर जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाता था तो ये एक पे आता था। इस तरीके से करके ये कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस के लिए इस मशीन को बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके अंदर पता नहीं क्या त्रुटियां रहीं जिसकी वजह से जो इसके रिजल्ट्स होते थे वो इनएक्यूरेट आते थे और ये मशीन काम नहीं कर पाई सही से। लेकिन ये पहली मैकेनिकल मशीन थी, इसलिए इसका जो जिक्र है, जो इसका बातचीत है, वो आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में कर रहे हैं। तो ये पहली मैकेनिकल मशीन थी। आगे की तरफ बढ़े, बीच में एक नैपियर बोन्स, जॉन नैपियर करके एक स्कॉट कंट्री के मैथमेटिशियन आए और उन्होंने एक रॉड्स का सेट इस तरीके से डेवलप किया जो केवल मल्टीप्लिकेशंस के लिए काम करता था, मींस कैलकुलेशन के लिए काम करता था, लेकिन कैलकुलेशन में भी केवल मल्टीप्लिकेशंस के लिए। और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे, सही आते थे। लेकिन हमें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे मैथमेटिक ऑपरेशन चाहिए थे। इसलिए इसके आगे भी डेवलपमेंट होता रहा नई नई चीज़ों का, और इसके आगे जो डेवलपमेंट कुछ करीब में पहुंचा कंप्यूटर के, वो 1694 में एक वैज्ञानिक आए, गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज। ये जर्मनी के गणितज्ञ थे और इन्होंने पास्कलिन को ही सही किया। और पास्कलिन को सही करके इन्होंने एक मशीन ऐसी बनाई जो बहुत सारे रिजल्ट्स को सही तरीके से दे सकती थी। और ये जो रिजल्ट सही तरीके से दे सकती थी, इस मशीन का नाम इन्होंने बदल करके स्टैपेड रिकॉग्नर रखा। और अब आपको एक ऐसी मशीन मिल गई थी जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस कर सकती थी और काफी हद तक उसके जो रिजल्ट आते थे वो सही आते थे। लेकिन हमारे कंप्यूटर का केवल और केवल ALU वाला हिस्सा जो है, जो अरिथमेटिकल लॉजिकल वाला हिस्सा है, इसमें अरिथमेटिकल वाला हिस्सा यहाँ पर एक डेवलप हुआ कुछ हद तक। तो आगे क्या हुआ, आगे हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में 1820 में जोसेफ मैरी जैकवर्ड आए, जिन्होंने कैलकुलेशन के पार्ट पे काम नहीं किया। इन्होंने एक पंच कार्ड मशीन का डेवलपमेंट किया जो कि स्टोरेज के पर्पस से काम करती थी। आपको याद हो शायद, आप जब आज से कुछ साल पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेते थे तो आपको एक दफ्ती के टुकड़े पे, छोटे से रेक्टेंगुलर दफ्ती के टुकड़े पर एक मशीन में लगा करके और उस पर डेट और नंबर और पैसा प्रिंट होकर के आपको दे दिया जाता था और वही प्लेटफॉर्म टिकट होता था। अब आज की डेट में तो जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है वो प्रिंटेड होता है, एक प्रिंटेड रिसिप्ट होती है, लेकिन पहले वो पंच कार्ड ही मिलता था। और वो जो पंच कार्ड होता था वो पंच कार्ड मशीन ऐसी ही मशीन से प्रिंट करके दिया जाता था। तो ये पंच कार्ड मशीन थी जो कि स्टोर करने का, यानी कि इसने प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया और जो चीज प्रिंट हो गई वो स्टोर हो गई। तो जोसेफ मैरी जैकवर्ड साहब ने एक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया और इसके पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टैपेड रिकॉग्नर बनाई, उन्होंने ALU का कॉन्सेप्ट दिया। तो आगे क्या हुआ, आगे 1822 में चार्ल्स बैबेज नाम के हमारे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली मशीन जो बनाई वो डिफरेंशियल इंजन थी, डिफरेंस इंजन के नाम से जानी गई। और इसमें क्या किया इन्होंने इन दोनों यूनिट्स को मिलाया, यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स को मिलाया, यानी कि जो कैलकुलेशन वाली यूनिट्स हैं उनको मिलाया और स्टोर करने वाली यूनिट्स को मिलाया, और उसको मिला करके काम करना शुरू किया कि कोई चीज जो कैलकुलेट हो वो प्रिंट भी हो जाए। लेकिन डिफरेंस इंजन में काफी कमियां थी, जिसको बाद में सुधार कर 1833 में इन्होंने एक मशीन डेवलप करी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और ये एनालिसिस कर सकती थी। और इसलिए इस मशीन को कंप्यूटर का प्रतिबिंब जाना गया, यानी कि कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप माना गया। और चार्ल्स बैबेज को आज भी हम कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि जोड़ घटाना गुणा भाग भी कर सकती थी और स्टोर भी कर सकती थी।
आगे चल करके टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीज़ों होने के कारण बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिनके कारण आज का जो कंप्यूटर का रूप है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जब कंप्यूटर का पहला सीड यानी पहला बीज पड़ा, तब कंप्यूटर का प्रारूप ये होता था, और चूंकि उस बीज को डालने वाले चार्ल्स बेबेज साहब थे, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक जाना जाता है। तो होप आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री पूरी समझ में आई होगी। आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं।